नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 16 जनवरी 2022 को जो संस्कृत साहित्य का पेपर आया वह पेपर किस तरह का आया है। क्या उस पेपर में कोई बदलाव है या 2013 से अब तक जैसा आ रहा है उसी तरह का है। एक तो उस पर देखेंगे और एक सटीक आंसर क्या होना चाहिए, मानक उत्तर क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्वेश्चन के अनुरूप जो पूछा गया उसका हम लोग आंसर दे पाए हैं कि नहीं। दूसरी कि 2020 में संस्कृत के साथ कोई विद्यार्थी सफल हुए हैं अथवा नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं 2003 से अब तक पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा साल ना है जो कि टॉप 100 में संस्कृत का ना आया हो और 300 मार्क्स ना आया हो। परंतु यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाए कि 2020 में कोई भी विद्यार्थी संस्कृत का सफल नहीं हुआ। यद्यपि मेरे जानकार में 4 बच्चे संस्कृत से दिए थे, 2 इंग्लिश मीडियम का, 2 हिंदी मीडियम का, जिसमें दोनों इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इस साल के एंड में आते आते कमला प्रसाद का चयन हो गया था। आप कहे कैसे? तो कमला प्रसाद का वेटिंग में था और वह 31 दिसंबर 21 को फाइनल उसका कंफर्म हो गया, अर्थात वह पास कर गए। तो इस तरह से कमला प्रसाद जो हिंदी माध्यम का था वह संस्कृत के साथ सफल कैंडिडेट 2020 का रहा वेटिंग में आने के बाद। अब आप सवाल करेंगे कि सर इतना सफल क्यों होने रहे। देखिए, होता क्या है कि 2017 के बाद संस्कृत को पढ़ाने वाले बहुत से विद्वान हो गए, जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है यूपीएससी का, फिर भी वह दावा करेंगे कि 330 नंबर आएगा, 350, 400 नंबर आ जाएंगे हमारे पास, और 10, 12, 14, 20 बुकलेट दे देते हैं संस्कृत साहित्य के साथ, पढ़ते रहो। अब विद्यार्थी संस्कृत तो लेते हैं लेकिन वह दिग्भ्रमित हो रहे हैं, फलतः उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है और नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं उनको। तो ये है। परंतु सफल यदि नहीं भी हो रहे हैं तो जीएस के वजह से, एसए के वजह से, इंटरव्यू के वजह से, पाणिनि संस्थान से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सबसे अच्छा स्कोर भी आ रहे हैं। हाँ, जीएस में कम होने के कारण फाइनली रूप से सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो हो गए। तो मेरा मानना है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं विद्वान, वो विद्वान है, आप उसी पर एक विश्वास बनाए रखिए। चाहे कोई भी है, यूपीएससी को जो पढ़ा रहे हैं कुछ तो होगा ही अनुभव, लेकिन उस पर आप विश्वास बनाइए और उन्हीं के पास केंद्रित रहिए। बशर्ते जैसे आप जानते हैं 10 किताबों को पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा है। उसी तरह 10 शिक्षक के पास भटकने के बजाय आप एक शिक्षक पर, जिस पर आपको विश्वास है, उस पर केंद्रित रहिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। जो 16 जनवरी को परीक्षा हुई उसमें जो पेपर आए हुए हैं वो देखिए। आप देखिए 2014-13 से जो क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है एकदम पैटर्न वही है। एक नंबर का 10 सवाल फर्स्ट पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन में आता है। पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पेपर सभी लोग देखिए, जो पैटर्न पहले था सेम वही है। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा जो है संज्ञा प्रकरण से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, संज्ञा प्रकरण से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह एकदम आपका हूबहू उसी तरह से है। ठीक है। अब इस बार देखिए कितना अच्छा संतुलित क्वेश्चन पूछा। जैसा कि आपको सबको पता है कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वह संस्कृत में लिखना पड़ता है और एक नंबर का 10 सवाल आता है, 2 नंबर का 5 सवाल आता है, 2 नंबर का 5 सवाल और 10 का आता है हमारा संस्कृत में लिखने, सबको पता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका सटीक आंसर क्या 10 में 10 है। तो 2013 से जो पूछा जा रहा है एक नंबर का वही पूछ रहा है। इस बार देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। संज्ञा प्रकरण आपका पहला टॉपिक है, उसके बाद आपका है संधि विच्छेद, दूसरा है आपका समास, तीसरा है आपका कारक चौथा और 5वां वाच्य। संज्ञा प्रकरण से इसने 2 क्वेश्चन पूछा, संधि से भी इसने 2 क्वेश्चन पूछा, समास से भी इसने 2 क्वेश्चन पूछा, वाच्य से भी इसने 2 क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर कारक से और 1 नंबर प्रत्याहार से। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन पेपर देखिए। पहला है
जस प्रत्याहार अंतर्गतान वर्णान दर्शयतो। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण है, तो आपको आंसर कैसे लिखना था, जस प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा निम्नलिखिता सन्ति ज ब ग ड ज ब ग ड द। उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना है 1 नंबर के लिए। आपको ज़्यादा न संस्कृत में लिखना है, जस प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा निम्नलिखिता सन्ति, उसके बाद ये, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा प्रकरण का अनुनासिक संज्ञा सूत्र निर्देश पूर्वकम व्याख्यातम। व्याख्यातम का मतलब व्याख्या नहीं करना 4-5 लाइन में, बस उसका सूत्र लिखना है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका सूत्र है, सबको पता होगा। और मुखेन नासिकया यस्य वर्णस्य उच्चारणं क्रियते तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। नहीं तो आपको पता है, उसको शॉर्ट में लिख देना, उदाहरण देना या मंग न न, बस आपको 1 नंबर दे देना है। उसके बाद है आपका संयोग संज्ञा सूत्र, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। तस्य का अर्थ है, आपको पता है सूत्र है हलो अनंतरा संयोग, बस इतना लिखना सूत्र। उसके बाद फिर क्या कहता है, उसका क्या अर्थ है, हलह मध्य अन अंतरा अचाम अभाव संयोग संज्ञा भवति। इसका मतलब क्या है कि आपको सूत्र लिखना था, उसी का अर्थ लिख दीजिए। सूत्र लिखने के बाद संस्कृत में आपको अनुवाद आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे, तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो संज्ञा प्रकरण से 2 सूत्र है, क्लियर हो गया। एक अनुनासिक संज्ञा पूछा और दूसरा पूछा संयोग संज्ञा। अब देखिए तीसरा अगला है सुधि प्लस उपास्य केन सूत्रेण इकारस्य यकार आदेशा भवति। तो आपको सबको पता है इको यनचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकार आदेशा भवति, बस इतना ही लिखना था 1 नंबर। फिर तल्लय, क्लियर है, तत् हलंत प्लस लय, आपका यह विच्छेद हो गया। सूत्र सबको पता ही होगा आप लोगों को, सूत्र है तोरली, और पूर्ण विराम देना मत भूलिए। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको हाफ मार्क्स है, इसमें हाफ, बस 1 नंबर, ज़्यादा लिखना नहीं है। उसी तरह आपका देखिए है एक कारक से पूछा यवेभ्यो गाम वार्यते, जौ से गाय को रोकता है। तो आपको है वारणार्था नाम इप्सिता, इप्सित वस्तु से जब किसी को रोका जाता है तो उसमें से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपका है यवेभ्यो गाम वार्यते, आपको सूत्र लिख देना था और उसका कारण बता देना था, बस इतना ही करना था। फिर आगे देखिए समास से पूछा है रूपस्य योग्यम, यह हमारा विग्रह वाक्य है। इसका समस्त पद था क्या, अनुरूपम, है ना। क्या लिखना था आपको, अनुरूपम, माँ में हलंत लगाइए, इधर लिखिए आप अव्ययी भावः। उसके बाद ये पूर्ण विराम देना मत भूलिए, है ना, अव्ययी भावः। इसमें आपको हाफ, इसमें हाफ, क्योंकि 1 मार्क्स है, इतना ही लिखना है। फिर देखिए मातृ सदृश, सदृश जहाँ तृतीया विभक्ति होता है तो मातृ का तृतीया एक वचन मात्रा हो जाएगा, और इधर हम लोग क्या करेंगे सदृश, ये हमने लिख दिया। और समास में लिख देंगे तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। ध्यान रखिए पुरुष लिखने में भी क्या है, ये बड़ी ऊ की मात्रा मत लगे ना तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तृतीया तत्पुरुष, इसमें 1 नंबर। वाच्य से भी देखिए 2 क्वेश्चन पर बालिका गृहम गच्छति, तो आप लोगों को पता है बालिका का तृतीया एक वचन क्या हो जाएगा, बालिकया। गृह शब्द हमारा नपुंसक है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, गृहम का गृहम ही हो गया। उसके बाद मूल धातु में य जोड़ दीजिए, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बालिकया गृहम गम्यते। ये हो गया आपका वाच्य परिवर्तन। अगला है तेन किम कृतम, तेन इसके जगह सह कर देते हैं प्रथमा, किम शब्द हमारा किम का किम ही आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कृतम के जगह अक्त प्रत्यय के जगह अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दीजिए, तेन किन कृतवान, ये आपका वाच्य परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन में विद्यार्थी यदि चाहे तो आप मिला लीजिएगा कि कितना गलत हुआ, 10 में 10 भी आ सकता है, 9.5, 9, 8, 8.5 तक नंबर जो भी है आप अपना मिला लीजिएगा और अपना ये देख लीजिएगा। तो मेरे विचार से
ये आपका क्लियर हो गया कि किस तरह से हमारा फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था 10 नंबर का वो आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखें तो दूसरा क्वेश्चन है अधोनिर्दिष्टेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्वसूत्रम विभक्ति निरूपणम संस्कृत भाषया करणीयम। तो इसमें आपको कहीं शब्द सीमा नहीं दिया है, ना पंक्ति दिया है, लेकिन 2 मार्क्स का है, 2 अंक 2 नंबर का है। तो आपको कम से कम 3-4 लाइन लिखना है। रेखांकित पद द्रोणो विरही है ना, इसका मतलब ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से उसमें प्रथमा विभक्ति है प्रातिपदिक के अर्थ में संस्कृत में बताना था। सिंहो वनम अध्यासते अधिसिंहस्था आसाम कर्म सूत्र है, उससे हुआ द्वितीय विभक्ति। मासेन व्याकरणम अधीतम अपवर्गे तृतीया, 1 महीने में व्याकरण उसने पढ़ लिया। पुष्पेभ्यो अस्पृहयति अस्पृहेरी ईप्सितः, यहाँ पर हमारा चतुर्थी का बहुवचन का रूप है। यहाँ विद्यार्थी फंस जाते हैं, कुछ लोग पंचमी बहुवचन लिख देते हैं और संस्कृत वाले क्या लिखते हैं, चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन विभक्ति द्वयम अस्ति, ऐसे मत लिखिए, एक विभक्ति है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा इसमें ग्रामस्य दक्षिणेन, इसमें आप लोगों को थोड़ी कठिनाई आई होगी, यदि जो पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कहा है ग्रामस्य में षष्ठी तो है, रेखांकित पदे षष्ठी विभक्ति वर्तते, 1 नंबर तो यही है। फिर एक उदाहरण दे दीजिए, और उसमें एक सूत्र है एनपा द्वितीया, एनप प्रत्यय के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। एनप का एन शेष रहता है, आप लोगों को पता ही है, एनप प्रत्यय है, इसमें हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। जैसे उत्तर का उत्तरेन, दक्षिण का दक्षिणेन, तो एनप प्रत्यय के योग में कौन सी होती है, द्वितीया के साथ साथ षष्ठी विभक्ति भी होती है। बात समझ गए, तो इसका मतलब यहाँ सूत्र था एनपा द्वितीया और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई थी ग्रामस्य में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 2-2 नंबर का है। यदि आप सही लिखे होंगे 3 से 4 पंक्ति में तो निश्चित रूप से आपको यहाँ 10 में 10 नंबर मिला होगा। अब आइए, जैसा कि आ रहा है 2013 से ही 4-5 सूत्रों का अर्थ पूछता है 3-4 पंक्तियों में। हलंत्यम सबको पता होगा, आप YouTube पर देखें, पाणिनि के YouTube पर तो लेक्चर 12 है ना, लेक्चर 12 में इत संज्ञा प्रकरण का पूरा मैंने बता दिया है। उससे है पहले उपदेशे जनुनासिक, दूसरा हलंत्यम, उसमें चुटु भी लसक व तद्धिते सब भी पूछा गया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, वहाँ एकदम मैं क्लियर करके बताया। फिर तो आद गुण, गुण संधि विधायक सूत्र है। अका सवर्ण दीर्घ है, बिल्कुल आसान है, दीर्घ संधि विधायक। दिवक कर्म चौक कारक का है। और एक सूत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को कठिनाई है, नौ निर्धारणे। तो मैंने एक तरीका बताया था कि यदि कुछ ना है तो नौ निर्धारणे भवती, इतना भी लिख दीजिएगा तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब सवाल उठता है, नौ निर्धारण सब समझ चुके हैं, निर्धारण में नहीं होता है, तो सवाल उठता है क्या नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये षष्ठी तत्पुरुष का निषेधक सूत्र है। पहला है षष्ठी याजकादिभिश्च, अगला सूत्र आपका ये हमारा जो सूत्र है दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का 10वां नंबर सूत्र है। वहाँ क्या कहता है, निर्धारण के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तो सूत्र का क्या मीनिंग पूरा हुआ, निर्धारणे अर्थे षष्ठी तत्पुरुष समासः न भवति। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, नृणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः। आपको 2 उदाहरण देना था। इसका मतलब सोच के देखिए, एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम कारक में, सब लोग जानते होंगे कि निर्धारण के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है कारक में। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास, आप पढ़े होंगे। यहाँ पर उसी चीज़ का निषेधक था। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बहुत कम विद्यार्थी ऐसा लिख पाए होंगे, मुझे जहाँ तक ज्ञात है। तो वहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है, संधि से भी 2 सूत्र पूछा, एक संज्ञा प्रकरण से सूत्र पूछा, एक कारक से पूछा, एक समास से पूछा। इससे आपको यह संकेत मिल रहा है कि हम संधि समास कारक सबका सूत्र पढ़ के जाएंगे, तब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे विचार से इस क्वेश्चन में आप लोगों को कठिनाई आई होगी, इस सूत्र में बहुतों को। तो ये क्लियर हो गया, नौ निर्धारणे षष्ठी तत्पुरुष में यह अपवाद निषेधक सूत्र था। तो इसमें से यदि आप लिख देंगे तो 10 में 10 नंबर भी आपको। हाँ, अब देखो लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ है, उदाहरण आपको 2 देना है। हर एक सूत्र जो होता है उसका अर्थ 1 पंक्ति होता है, और ध्यान, सूत्र भी 1 पंक्ति होता है, और उसका उदाहरण 2 देना था। इसका मतलब सूत्र लिखने में 1 नंबर, उदाहरण 2 लिखेगा तो हाफ 4 कभी मत लिखिए, केवल 3 पंक्ति बनाइए,
फिर आपको नंबर मिलेगा। और पंक्ति बनाने का मतलब आप समझ ही चुके हैं। तो ये मेरे विचार से ये 30 मार्क्स का जो है आप लोग को पता चल गया होगा कि हमें कितना नंबर आ सकता है। ठीक है, दिवक कर्म तो समझ गए, दिव धातु का जो कर्म होता है उसमें आपका द्वितीय विभक्ति विकल्प से तृतीया भी अक्षय अक्षान व दिव्यति। चलिए अब अगला जो आया है फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन ए है उसका डी, संस्कृत व्याकरण शास्त्र अनुसारम वर्णानाम स्थान प्रयत्न विवेचनीयम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो स्थान में आपका स्थान दो प्रकार का आता है, क्या एक आभ्यंतर एक होता है बाह्य। तो आभ्यंतर और बाह्य के आधार पर बताना था। और उच्चारण प्रक्रिया जानता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ इचु यशानाम तालु आदि सब, उसमें आपका अस्पृष्ट ईसत अस्पृष्ट विवृत समृद्ध सब उसको बताना था, है ना, खरो विवार नाद संवार घोष अघोष इस सब के बारे में आपको बताना था संस्कृत में। तो जिसको संस्कृत राइटिंग आ रहा होगा तो मेरे विचार से आराम से लिख लिया होंगे। और कहीं शब्द सीमा नहीं था, इसका मतलब सीधा है कि आप लगभग 150 शब्द के अंदर ही रहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, कर्मधारय समास आश्रित एको निबंध लेख्य है। अब आप देखो, अभी तक आता था समास आश्रित एक निबंध लिखा, संधि आश्रित एक निबंध लिखा है, लेकिन इस बार है कर्मधारय समास। इसमें बहुत विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो गए होंगे। देखो, कर्मधारय समास के 5 भेद है, वो पांचों का आपको वर्णन करना चाहिए। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बहुतों को, पांचों है ना, रूपक कर्मधारय कुगति कर्मधारय है ना, ये सब आपको लिखना था, पांचों का परिभाषा दे करके सबका उदाहरण दे करके विग्रह बताना था आपको, तब आपको नंबर। इससे क्या संकेत मिल गया, ध्यान रखिए। आगे वह अव्ययी भाव पर भी पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तत्पुरुष के प्रमुख भेद पर पूछ सकता है, तत्पुरुष के अवान्तर भेद पर पूछ सकता है, बहुव्रीहि समास पर पूछ सकता है, द्वंद्व समास पर। इसका मतलब यह क्वेश्चन आने वाला टाइम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, कारक से तो पूछा था, अब संधि में भी उसी तरह पूछ सकता है आने वाला टाइम में। तो आपने समझा, एक कॉन्सेप्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कृत में, ये क्यों ऐसा पूछ रहा है। जिस विद्यार्थी को संस्कृत में अनुवाद आएगा, संस्कृत में राइटिंग आएगा, वही लिख सकता है। और जो पूरा अच्छा तरह से समास पढ़ा हुआ है, रटने का काम चला गया भैया, अब रट के नहीं आप ला सकते हैं संस्कृत में अच्छा नंबर, आपको समझ विकसित करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन पता चल गया होगा कि आप लोगों को 50 में कितना नंबर आएगा। पढ़ने वाले के लिए 45+ आराम से इसमें अभी भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन जो है, जैसा कि पता है भाषा विज्ञान से संबंधित एकदम कोई चेंज नहीं किया है। आप देखिए क्या है, वैदिक भाषाया सुबंत प्रयोग वैशिष्ट्यम दर। सुबंत माना शब्दरूप, शब्दरूप की क्या क्या खासियत था वैदिक में। जैसे देव का वहाँ देवा भी लौकिक में होता है, देवासा भी होता है, जन का तृतीया तो जनेह भी होता है, जनेभी भी होता है। इस तरह से जो आपके मटेरियल में था उसको आपको लिखना था। ठीक है, बस इतना ही। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या ज़बरदस्त है, लौकिक संस्कृत भाषा में कारकम आश्रित, कारक जो पढ़ रहे हैं संस्कृत में 6 कारक है। कौन कौन आपको पता ही है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना, सबके बारे में आपको बताना था। यहाँ जो लौकिक पढ़ रहे हैं, लौकिक जो पढ़ रहे हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण अधिकरण, केवल 2 ने, उसको भी बताना था कैसे, इसको हिंदी में। फिर भाषा परिवार संरचना में संस्कृत का योगदान। देखिए भाषा का जो परिवार है उसमें संस्कृत का क्या महत्वपूर्ण भूमिका, समझ के भाषा वैज्ञानिकों का उसमें योगदान देना। अब आइए तीसरे में है। तीसरे में जैसा कि 4 क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत साहित्य से अलंकार सिद्धांत का इतिहास। तो आपको पता आलोचनात्मक प्रवृत्तियों से है। महाभारत में भीष्म की भूमिका की समीक्षा। सोचिए भीष्म की क्या भूमिका थी महाभारत में, उसके ऐसा भूमिका किसी कहता। ये आपको थोड़ा सा 2 मिनट सोच के कि क्या क्या मूल बिंदु लिखना था, ये आपको लिखना था। संस्कृत नाट्य साहित्य में भास का स्थान निर्धारित कर दे। महाकवि भास, उसका स्थान क्या था ये आपको बताना था, है ना। जैसे हम कहते हैं भासो हासा, कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा आ गया तो भासो हासा भी थोड़ा कर दिया। संस्कृत खंड काव्य का विकास, अर्थात खंड काव्य का विकास परंपरा। आपको पता है मेघदूत आदि सब के बारे में बताना है जो सबसे फेमस है। अब अगला है गीता सुगीता कर्तव्य, अर्थात गीता का जो है अच्छी तरह से मनन चिंतन, उसमें जो बताया गया है क्या क्या कर्तव्य है वो सब आपको बताना। ज्ञान कर्म भक्त कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सबका विवेचन सब। अब देखिए अगला है कविशु कुलगुरु कालिदासो विलासा। कवियों में कुलगुरु कालिदास विलासपूर्व, भासो हासा छोड़ दिया, उसको अलग क्वेश्चन बना दिया और यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस पर थोड़ा सा
हम लोग चर्चा करते हैं। संस्कृत साहित्य में मुद्रा राक्षस नाटक का स्थान निर्धारित करिए। सोचिए मुद्रा राक्षस का नाटक क्या है, तो आपको देना था एक राजनीतिक नाटक है, कूटनीतिक नाटक है, उसमें कितना मतलब किस तरह से एक जो है योग्य मंत्री को अपने पक्ष में करने के लिए चाणक्य क्या क्या नहीं करते हैं, और उसके बाद बताना था किसी के बारे में कि हाँ ये नाटक इस जगह स्थान निर्धारित करता है। जहाँ तक निबंध की बात है तो निबंध तो जैसा कि आप लोग को पता है 2013 से एकदम वह जो है सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वहीं से आया। लेकिन इस बार देखिए और अच्छी बात है कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसमें केवल 5 टॉपिक है, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला ललित, तकनीकी विज्ञान। इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया, अर्थात दर्शन से पूछा ही नहीं इस बार इन्होंने निबंध। देख लीजिए, पुरुषार्थों में धर्म का बताएं, धर्म के ही बारे में लिखना था संस्कृत में, विवाह संस्कार का महत्व, फिर आप देख लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन विधि, प्राचीन भारत का चित्रकला, और फिर अगला मूर्तिकला। इसका मतलब कला से 2 क्वेश्चन पूछ दिया उधर से। तात्पर्य क्या है, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसा कि मैं विश्लेषण में भी आपको बताया हूँ, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, संस्कृत राइटिंग आनी चाहिए, रट के नहीं जा सकते। ये तो अच्छी बात है कि आपका सब फिक्स कर दिया है कि वहीं से 2013 से अब तक कंटिन्यू आ रहा है। 7 से नहीं पूछा तो आने वाला टाइम में ज़रूर 7 से पूछेगा, दर्शन से है ना, नेक्स्ट आने वाले समय में, और वहीं से पूछ भी रहा है। इतना सीमित है, 5 उधर कर लेना, 14 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं। यदि आप 14 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा कि आप उसको निबंध कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत राइटिंग आपको आनी चाहिए। यदि संस्कृत राइटिंग नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत राइटिंग जरूर करिए, अनुवाद अच्छे तरह से देखिए। जब संस्कृत में अनुवाद आपको आ जाएगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, निबंध भी बिल्कुल आसान था और सब सिलेबस के अंदर ही था। 6ठे में आपका दर्शन है, अद्वैत वेदांत दर्शन में माया का स्वरूप बताना था, सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप बताना, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग का बताना था। बिल्कुल आसान था, कुछ इसमें ये नहीं था जो पढ़े होंगे। 7वें में वही प्राचीनतम नगर योजन है ना, नगर योजन मतलब वही जो हड़प्पा काल में था वो सब वगैरह सब बताना था जो पढ़े होंगे। भारतीय दर्शन में आस्तिक संप्रदाय में मोक्ष का स्वरूप, आस्तिक संप्रदाय में सबका क्या क्या मोक्ष का स्वरूप था वो बताना था। और योग की उपकारिता वर्णन, जो योग शास्त्र है उसकी क्या उपकारिता, उसको वर्तमान से भी जोड़ना था, जो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है वहाँ तक आपको लाना था, और वर्तमान में आप उसको जोड़ के देखते हैं। आइए, अनसीन पैसेज में लोग कहते हैं कि बहुत टफ आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज देखिए क्या है, एक पैराग्राफ बहुत फेमस है, एक पैराग्राफ दस कुमार चरित्र से उठा दिया इसने, सेकंड पैराग्राफ। इसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गद्य के रूप में लिख देते हैं 4-5 लाइन उठा करके। नहीं, आपको जो एक सही बेस्ट आंसर हो मैं बताता हूँ, यद्यपि मैं इस पर एक पूरा चर्चा करूँगा। लेकिन आज देखिए क्या है, अस्ति कस्मिंचिद अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा तस्य योधे सुरक्षमाणम पद्मसरो नाम सरस तिष्ठति। सोच के देखिए, 2 पंक्ति है, पद्मसरा कस्य कथम च सुरक्षितम। यदि वह कस्य का प्रयोग किया है, कस्य है ना, इसका मतलब है कि इसमें षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, और यदि कथम शब्द जहाँ रहे तो उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगाना है। तो 2 क्वेश्चन है, एक कस्य है एक कथम है। इसका मतलब देखो, आपको डायरेक्ट नहीं है, पद्मसर नाम का जो तालाब था वो किसका था, चित्ररथ का था। दूसरी बात, वह किसके द्वारा सुरक्षित था, कथम माने कैसे, जैसे आप कथम लिखती हस्तन, कथम गच्छति, कथम खादति, इसका माना आप कैसे खाते हैं, कैसे लिखते हैं। तृतीया, कथम रहे तो तृतीया विभक्ति जोड़ो, ऑलरेडी देखो तृतीया है। तो पहला आंसर आपका होगा पद्मसर चित्ररथस्य आसीत। पद्मसर जो चित्ररथ का था, ठीक है, एक लाइन बन गया, इतना ही लिखना, पद्मसर चित्ररथस्य आसीत या राज्ञः चित्ररथस्य आसीत, एक लाइन। आपको ध्यान रखिए, मैक्सिमम आपको 3 पंक्ति बनाना है। तो कैसे नंबर मिलेगा, 2 हाफ हाफ, ये देखिए, मतलब 2 नंबर 1.5 नंबर 1.5 नंबर। कभी भी आप 4 पंक्ति मत बनाइए, यहाँ आपको नुकसान हुआ क्या मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप एक लाइन लिख दीजिए 2 नंबर, क्या आपने समझ गया। दूसरा आप देखिए, कथम
तो योधैः पद्मसरः योधैः सुरक्षितम, इतना यदि आप लिखते हैं पद्मसरः योधैः सुरक्षितम। अब सवाल उठाएंगे सर 2 से तीसरा लाइन तो बन नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। आप पर्यायवाची शब्द को ढूंढिए। क्या पर्यायवाची शब्द है? योद्धा मनता योद्धा, तो आप सैनिकैः सुरक्षितम लिखिए, पद्मसरः सैनिकैः सुरक्षितम, अगला पंक्ति बना दीजिए। सेना भी सुरक्षितम, सेनाओं से सुरक्षित है, इसका मतलब योद्धैः सुरक्षितम। देखिए कितने पंक्ति बन गए, आपको ये लिखना है। विद्यार्थी किसी तरह से 2 लाइन तो लिख देता है, तीसरा नहीं बना पाते, इसके लिए आपको पर्यायवाची सिमिलर वर्ड ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उसको सेंटेंस में, तब आपको 5 में 5 नंबर आएगा। 1 में 2, 1 में 1.5, 1 में 1.5, 5 में 5 नंबर आपको यहाँ आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पूरा 5 में 5 आता है। तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि अभी लंबा हो जाएगा, तो समझ गए। इस तरह से यदि आप 3 पंक्ति बना के लिखे होंगे तो 25 में 25, 25 में 25 आया होगा। यदि 2 पंक्ति लिखेंगे तो 3.5 नंबर, 1 पंक्ति लिखेंगे तो आपको 2 नंबर है। आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट पेपर मेरे विचार से क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न इस बार, लेकिन बहुत ही संतुलित क्वेश्चन पूछा, बहुत ही संतुलित, अभी तक का सबसे बढ़िया। ठीक है, हाँ, आसान भी नहीं था तो टफ भी नहीं था, पढ़ने वाले के लिए सब कुछ आसान है। आइए हम लोग अब सेकंड पेपर की चर्चा करते हैं। सेकंड पेपर बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन केवल कंपलसरी होता है ना। सेकंड पेपर में केवल एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी हो, संस्कृत में लिखना, और वो भी आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 5 है और कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, और जो कि हम लोग पहले ही से संभावना व्यक्त करते आ रहे थे कि 2015, 16, 17 में इसने किया 5 का 6, 6 का 5 में, 18, 19, 20 नहीं किया, और इस बार भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा किया। क्या किया हम लोग पहले देखते हैं। तो आइए सेकंड पेपर में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला है, आपको पता ही है कि 150 वर्ड में लिखना है, तो मतलब 150, ज़्यादा नहीं, 140 हो चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। उदात्त सुकोमल कल्पना कल्पित्वात्, मानो उदात्त सुकोमल कल्पना कल्पित होने के कारण कुमार संभवम आधुनिक रुचि को पैदा करते हैं। इस पर बताए, इसका मतलब देखिए, कुमार संभवम में जो कालिदास ने वर्णन किया है वह एक तो देखिए भगवान शिव जैसे व्यक्तित्व प्रतिभाशाली भगवान को उसने एक साधारण मानवीय रूप में प्रस्तुत किया, और पार्वती का जो वर्णन है, इसका मतलब प्रेम श्रृंगार का जो वर्णन उसमें उसको रुचिकर है। इससे तात्पर्य एक प्रकृति वर्णन दीजिए, उसके बाद जो स्वाभाविक वर्णन क्या है और किस तरह से उसमें बताया गया कि शरीर आदि सभी इसका प्रमुख जो है, शरीरं मध्य खलु धर्म साधनम आदि सबका प्रयोग करते थे। इसका मतलब देखिए कितना सुकोमल के द्वारा और इतना रुचिकर बना दिया पाठकों को कि उसको सभी पढ़ते हैं। तो ये सब बातों को देना था उसमें, तब आपका है। नारिकेल फल समितम बचो भारवी, बिल्कुल आसान है कि महाकवि भारवी का जो काव्य है वह नारियल फल के समान है। नारियल जैसे ऊपर में देखने में कठोर होता है, पहला परत हटाइए तो भी कठोर होगा, लेकिन अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे उसको सुस्वादु फल की प्राप्ति होती है और रस की प्राप्ति है। उसी तरह महाकवि भारवी का जो काव्य है, जैसे जैसे आप उसको बार बार अध्ययन करिएगा, मनन चिंतन करिए, तो आपको उसमें राजनीतिक की हर तरह का ज्ञान मिलेगा संसार का। ये बात बताना। उदिते नैषधेय काव्य को माघ क्वचा भारवी, ये तो बिल्कुल क्लियर कि जब नैषधीय चरित उदित हो गया तो कहाँ भारवी का अर्थ गौरव और कहाँ माघ का माघे संति त्रयोगुना, सब कुछ फीका हो गया। इसका मतलब अर्थ गौरव, भारवी के अर्थ गौरव को समाप्त कर देना था, और माघ ने जो तीनों गुण का था उसको भी खत्म कर दिया। सोच के देखिए, भारवी ने अर्थ गौरव की चर्चा वीर रस में किया, माघे संति त्रयोगुना उपमा अर्थ गौरव और पदलालित्य की चर्चा वीर रस में किया। पहली बार ऐसा कवि श्री हर्ष है जिसने श्रृंगार रस में इन तीनों की चर्चा किया है। इसलिए उन चीज़ों को हटाना, और श्रृंगार रसराज माने जाते, इन बातों को उनको थोड़ा सा बताने के बाद इस पर स्थापित करना, अर्थात इनके आने के बाद कहाँ भारवी का यश बेकार हो गया, अर्थ गौरव और माघ भी खत्म, ये बताना था। यहाँ समझ गए होंगे बात को।
फिर देखिए, नव सर्गते माघे नव शब्दों नव विद्यते, तो महाकवि माघ का केवल 9 सर्ग पढ़ जाइए तो संस्कृत साहित्य में कोई भी अछूता वर्ण, इसका मतलब इसका वैशिष्ट्य बताना था कि किस चीज़ का वर्णन था। ये भी आप लोग लिख लिए होंगे अच्छे से। अब देखिए कितना बढ़िया को है, 10 कुमार चरित साहित्यिक दृष्टि से वस्तुतः एक परम प्रशंसनीय स्थान है। 10 कुमार चरित, 10 राजकुमार चरित का जो जीवन वृत्तांत है, जो भ्रमण है, उसका जो फीलिंग है, अनुभव है, वो सब बातों को यहाँ लिखना था। जैसे मातंग का वृत्तांत था, राजवाहन का था, और उसका क्या वर्तमान में प्रासंगिकता था, सामाजिकता था, ये बातों को लिखना था। तो मेरे विचार से पता चल गया होगा कि हमें इसमें क्या क्या लिखना था। अब आइए, बिल्कुल कहीं चेंज नहीं किया, 8 किताब था, उसी 8 किताब से 5 किताब से पूछा गया है, कोई भी इसने सेक्शन चेंज नहीं किया। 2 में आपको पता है ईशावास्य में प्रतिपादित ब्रह्म का स्वरूप, जो ईशावास्य में 18 मंत्र है, उसी के आधार पर आपको बताना था। खासकर यह चलता नहीं है, यानी चलता है तो मन से भी तीव्र गति से है, आदि वगैरह सब जो आप पढ़े होंगे उसका लिखना था। फिर देखो, यन मृच्छ कटिक मुत्तमाम कोटिम नयति तदस्ति तस्य कथा वस्तु, मृच्छ कटिक को उत्तम कोटि में ले जाता है, वह है उसकी कथा वस्तु। इसका मतलब मृच्छ कटिक की कथा वस्तु के आधार पर बताना था कि कैसे उत्तम कोटि का यह काव्य है, जिसमें बसंत सेना एक गणिका होते हुए भी गुणों से प्रेम करती है। चारुदत्त एक नायक है, यद्यपि वह ब्राह्मण है, वह दरिद्र है, लेकिन फिर भी अपने ब्राह्मणत्व को वह हीन नहीं होने देता है, आदि सब उस समय किस तरह का समाज था, सब बातों को वहाँ लिखना था। फिर देखिए, कथम इदम, कैसे या वाल्मीकि पर सुंदरकांड सुंदरम बसते, वही सुंदरे किम न सुंदरम, जो पॉपुलर उदाहरण है वही कि सुंदरकांड को क्यों सुंदर कहा गया है, ये लिखनी थी बातें। क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा में देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, बिल्कुल आसान है, काव्यों में नाटक रमणीय और वहाँ भी शकुंतला रमणीय। इसका मतलब नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी बताना, नाटक के बारे में बताते हुए, और उसमें शकुंतला का जो कैरेक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस करना था, इस चीज़ को लिखना था, फालतू बातें नहीं। भारत अमृत सर्वस्वम गीता, गीता के बारे में कि यह भारत का सर्वस्व है, धरोहर है गीता, कैसे पता ही चल गया यदि आप गीता पढ़े होंगे। अब आप देख, नीति शतक में प्रतिबिंबित भर्तृहरि का अनुभव संसार, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अनुभव संसार, उसका क्या फीलिंग था, आप जानते हैं कि उसने लिखता है बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभा अस्मय दूषिता अबोधोपताश्च अन्य जीर्ण मंगे सुभाषितम, कि विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रसित है, राजा घमंड से चूर है, ये सब बातों उसको पता था, अनुभव था। और फिर आज्ञा सुख हम आराध्य है, फिर उसमें आप वो बता सकते हैं कि भर्तृहरि को पता था कि जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो अहंकार से ग्रसित था, जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया तो मानो मेरे अज्ञानता फीवर की तरह समाप्त हो गया। ये सब बात उसका फीलिंग था। कहा प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन्म चित्तम न आराध्य, जो जिद्दी मूर्ख होता है उसको आप लाख कोशिश करिए तो भी नहीं समझा सकते। उसका उदाहरण दिया था, मगरमच्छ के मुंह से भी आप मणि को निकाल सकते हैं, चलते हुए समुद्र में आप कर सकते हैं, लेकिन मूर्खों को समझाना, अर्धज्ञानी को समझाना, उसको ब्रह्मा नहीं समझा सकता, हम आपकी इस खेत की मूली है। तात्पर्य यही कि ये सब उसका फीलिंग था कि राजा क्या सोचता था, मूर्ख किस तरह से, विद्या के बारे में बताता था, संगति के बारे में, और फिर आपको पता है धिक ताम चौ तम चौ मदनम चौ इमाम चौ माम चौ, कैसे उसको विरक्ति हुई, ये सारी बातों को लिखना था यहाँ पर। तो मुझे पता लग गया होगा कि हम लोग क्या क्या लिखे हैं, इस आधार पर लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छा आएगा। हाँ, अब देखिए क्या क्या है, नीति शतक तो था नहीं वर्ग 3 में, ये 4 का 3 में डाल दिया। आप सोच ले, 4 में टिप्पणी था वहाँ का, लेकिन नीति शतक यदि जो पढ़ा होगा तो क्यों नहीं लिख सकता है। फिर उसी तरह देखिए गीता का जो है हमारा यहाँ पर देखिए, गीता हमारा 2 में था, उसको 3rd में, यानी 2 का 3rd में, 3rd का 2 में, ऐसा इसने इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि भैया आप कोई सेक्शन छोड़ के मत जाइए, सारा का सारा पढ़ के जाइए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, हाँ टिप्पणी भी तो जानते हैं, टिप्पणी भी उसी तरह मेघदूत के बारे में बताया गया, अनुप्रकृति उपमा, उसके बाद अमरुक शक्ति। यहाँ पर भी देखिए भवभूति का एक उसने डाल दिया कोटेशन। इसका मतलब 4 का 3 में, 3 का 4 में, ऐसे सारा पढ़ के जाइए। और आपको पता ही है कि 3 और 4 में कुछ है नहीं, यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, सारे हिंदी में लिखना है। अब आइए जहाँ तक है व्याख्या, तो व्याख्या में कोई इसने चेंज नहीं किया है। 5 में आप लोगों को पता है केवल आपको 3 किताब पढ़ने हैं, रघुवंश 1 से 10 श्लोक प्रथम सर्ग, कुमार संभवम 1 से 10 श्लोक है ना प्रथम सर्ग, और किराता अर्जुनी वहीं से।
रघुवंश का इसने देखिए पहला श्लोक पूछ दिया, वागर्था विसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इसमें पहला ही श्लोक है। और फिर इसने तीसरा श्लोक पढ़ दिया, मंदः कवि ऐसा प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यता। इसका मतलब है कि 1 से 10 श्लोक के अंतर्गत ही रघुवंश का 2 श्लोक पूछा, पहला और तीसरा। फिर देखिए कुमार संभवम से पहला ही श्लोक पूछ दिया, अस्ति उत्तरश्याम देशी देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परो तो निधि वगा स्थित पृथ्व्याय विमान दंड। आपको श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं, आपको व्याख्या करना है। व्याख्या के लिए जो 5 प्रतिमान होने चाहिए आप लोगों को पता है, उसको प्रासंगिकता से जोड़ के भाव समानता दिखाते जाइए तो बहुत अच्छा नंबर आपको आएगा। अब आइए किरातार्जुनियम, ये भी पता है 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। प्रथम सर्ग एकदम 1 से 10 श्लोक के ही अंतर्गत पूछा, क्या क्या है, सकिम सखा साधु न शास्ति 5वां श्लोक है, सबको पता है। और फिर तथापि जीवा जिसमें वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, ये हमारा 8वां श्लोक है। आपने क्या देखा, रघुवंश का पहला और तीसरा, कुमार संभवम का पहला और किराता अर्जुनियम का 5वां और 8वां, सारे सिलेबस के अंदर 30 श्लोक में ही 5 श्लोक पूछा है, कभी कोई चेंज नहीं किया। बिल्कुल समझ गए, कहीं भी कुछ नहीं है। छठा में भी आपको देखिए क्या है, छठा में इसने ईशावास्य उपनिषद में आपको पता है केवल 7 मंत्र पढ़ना, पहला दूसरा इसने दूसरा पूछ दिया, कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीवे से सतम समा, ये बिल्कुल है। फिर देखिए ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 16वां दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। इसका मतलब है कि 13 से 25 श्लोक है दूसरा अध्याय, 16वें नंबर का श्लोक कहीं नहीं। हाँ, इसने थोड़ा सा ये किया, अज्ञा सुखम आराध्य नीति शतक का भी तीसरा श्लोक है, 1 से 10 सिलेबस में, सिलेबस के अंदर ही रखा, लेकिन इसने थोड़ा उसको किया कि 6 में डाल दिया। तो बिल्कुल पॉपुलर श्लोक थे, अज्ञा सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्मा पितम नरम न रंचति, का मतलब समझ गए होंगे कि मूर्ख को आसानी से समझा सकते हैं, पढ़े लिखे को उससे भी आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन जो अर्धज्ञानी है, जो अधकचरा है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। कितनी अच्छी बात का सोचिए, आपको यदि आ रहा है परिचय दे दीजिए, उसका बता दीजिए और वर्तमान में उसको प्रासंगिकता से जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आपको आएगा। तो एकदम से हम वही पूछा है, इसको 20 नंबर को क्यों डाला तो ये देखिए लिए, तो 15, 15, 20 एकदम कोई चेंज नहीं है, तो इसको भी आपको व्याख्या ही लिखना था। 7 नंबर में आशय है, आपको पता है मेघदूत का 1 से 10 श्लोक है, तो इस बार इसने पढ़ दिया धुमत ज्योति सलिल मरुतम सन्निपात कौ मेघा, श्लोक नंबर 5। इसका मतलब 1 से 10 है, 5वां पूछ दिया। मंदप प्रख्याय मानेन रूपेण, जो सुंदर कांड का है, आपको सुंदर कांड है, सुंदर कांड का आपको 15वां सर्ग पढ़ना था, 15 से 30 श्लोक, इसने 20 नंबर का श्लोक पूछा। इसका मतलब छठे को इसमें 7 में एक डाल दिया, अर्थात वहाँ से इसने इसको कम्प्लीट, ये थोड़ा सा उसने चेंज किया। तो मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ, आपको पूरा तैयार करके जाना, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा है, बड़े आराम से आप 3 महीने में तैयार कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, कहीं भी श्लोक अलग से एकदम बिल्कुल सिलेबस। और सुखनाशोपदेश में देखिए वो भी आसान है, गुरुपदेश छठा पैराग्राफ पूछ दिया है बाहर है। इसका मतलब 7 में आशय पूछ रहा है तो आशय ही पूछा, कोई चेंज नहीं किया। और 8वां में फिर हिंदी या इंग्लिश में व्याख्या करना, आपको पता है 7वां और 8वां हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। देखिए किम बक्षति इति हृदय परिसंकितम में, ये हमारा अभिज्ञान स्वप्न वासव दत्तम के 6ठे अंक का 4था नंबर श्लोक है। पता है कि उसमें 19 श्लोक है, इसमें केवल 4था श्लोक पूछा। अभिज्ञान श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम में आपका 4th अंक सिलेबस में है और 15 से 22 श्लोक है, तो आपका 17वां नंबर श्लोक इस बार उसने पूछ दिया। इसका मतलब 15 से 22 के ही अंदर पूछा, बाहर नहीं गया, और 8 में ही पूछा। और मलानस से जीव कुसुमत से यह हमारा उत्तर रामचरित का श्लोक है। उत्तर रामचरित सिलेबस है, प्रथम अंक है, 31 से 47 नंबर श्लोक है, इसने 36 नंबर श्लोक पूछा। तो मेरे विचार से एकदम जहाँ था जो सिलेबस था, हल्का सा इसने 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे किया, बाद बाकी 8वें में जो सिलेबस था 8वें में ही पूछा। 5वें का जो सिलेबस था वह 5वें ही नंबर क्वेश्चन में पूछा। 1 का जो सिलेबस था वह 1 में ही पूछा, कोई बदलाव इसने नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन साधारण नहीं था लेकिन असंभव भी नहीं था, ये तो पता ही चल गया। तो अब आप लोग को खुद पता चल गया, संस्कृत वाले क्वेश्चन में लिखे होंगे तो आपको पता है कि यदि आप व्याख्या अच्छे से लिख देंगे तो 50 में 45 नंबर लाना बिल्कुल आसान है संस्कृत में, यदि आप व्याख्या लिखेंगे तब। हिंदी का जो क्वेश्चन है, आप कितनों कालिदास बन के लिख दीजिए,
तो भी आपको 50% से ज़्यादा यूपीएससी नंबर नहीं देगा। लेकिन संस्कृत वाला यदि क्वेश्चन लिखना तो उसमें आपको 100% मिल सकता है, लेकिन 90% तो आना ही आना है, जो यदि लिखेंगे उसके मांग के अनुरूप। तब अब सूत्र व्याख्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है, व्याख्या लिख देते हैं, आप उसको गद्य के रूप में अनसीन बना रहे हैं, ऐसे नंबर नहीं आएगा। तो मेरे विचार से क्लियर हो गया होगा। अब जोड़ लीजिएगा, संस्कृत वाला लिखते हैं, व्याख्या अच्छा लिखे होंगे तो आपको पक्का जो है वो क्या कहते हैं उसमें 50 में से 40-45 तो आ जाएगा। और हिंदी वाला में आप 50% 40% मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मेरे विचार से दोनों पेपर का संक्षिप्त विश्लेषण जो एक सटीक आंसर होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया कि व्याख्या में जो जो बातें लिखना है वही लिखना है, आशय में आपको पता है क्या लिखने हैं, लेकिन समय का एडजस्ट करिए। अब आपको यही लग रहा होगा, कभी कभी आप सोच रहे होंगे, देखते होंगे रिजल्ट कि 2017 से क्या हो रहा है, मार्क्स संस्कृत में कम आ रहा है। लेकिन हाँ, किसको कम आ रहा है? जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं उसको, जो एक जगह एकाग्रचित होके दे रहे हैं उसको अच्छा नंबर है। जैसे पवन को आया था, डॉक्टर पवन को। इस बार भी देखिए संस्कृत में ज़्यादा बच्चे नहीं दिए हैं, मेरे जानकार में केवल 6 स्टूडेंट इस बार संस्कृत का मेंस लिखे हैं, है ना, मेंस मात्र 6 है ना। प्रकाश है, दीपक गोदारा है, उसके बाद पवन है हरियाणा का, और वही डॉक्टर पवन जिसको 301 नंबर आया था राजस्थान का, और दिनेश है, और यही फिर कमला प्रसाद है। अर्थात हिंदी मीडियम का हमारा 4 है और इंग्लिश मीडियम का 2 है। तो ये है। अब देखिए किनका रिजल्ट होता है। मुझे लगता है आप लोग यदि हमें सुन रहे होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा कि नंबर कितना आ सकता है। उसके आधार पर आप अपना इंटरव्यू की तैयारी करिए। कम नंबर आने का वजह तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं संस्कृत, लेकिन ऐसे दिग्भ्रमित होते हैं कि वो दोबारा फिर संस्कृत की तरफ झांकते नहीं। इसका क्या कारण है आप लोग को तो खुद पता चल ही चुका है। इसलिए मेरा यही कहता है, एकत्वम एव पश्यति, केवल एक जगह एकाग्रचित रहिए, मतलब समझ गए होंगे। फिर आपको निश्चित रूप से वह 1 नंबर स्थान आ सकता है, आप टॉप कर सकते हैं और 300+ अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में शीघ्र अति शीघ्र जो है किस तरह से अनसीन पैसेज का आंसर लिखना चाहिए और क्या क्या आनी चाहिए, सारे के सारे, और लिटरेचर में जो क्वेश्चन आया हुआ उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेरी शुभकामना है कि आप जिसे अच्छे नंबर आएंगे वो इंटरव्यू की तैयारी करिए और 1 रैंक लाने का प्रयास करिए। धन्यवाद। शुभमस्तु।